अपनी माँ के इलाज के लिए कमजोर और सीधा साधा लड़का कैफे में काम करता, डिलीवरी करता और बस चंद पैसे कमाने के लिए अपनी ही क्लास के बच्चों का हर एक काम कर देता। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब एक दिन स्कूल का सबसे बुली बच्चा पैसे देने का वादा करके उसका लड़कियों जैसा मेकअप करता है और हजारों लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम पर उसका मजाक उड़ाता है। सीधे साधे लड़के की इस बेइज्जती की वजह से बुली की लाइव चैट पर सुपर चैट की बारिश होने लग गई थी, जिसके बावजूद स्ट्रीम खत्म होते ही पैसे देने की बजाय वही बुली लड़का उस सीधे साधे लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। मगर अभी उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वो आज कमजोर समझकर बुरी तरह से पीट रहा है, जल्दी ही वही लड़का अपने खतरनाक फाइटिंग स्टाइल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। अब वैसे ही सीधे साधे लड़के का नाम शिमो है। स्कूल से पिटकर वो सीधा अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहाँ उसकी माँ उसे देखते ही समझ जाती है कि आज फिर से किसी ने उसकी पिटाई करी है। मगर शिमो तो हमेशा की तरह मुस्कुरा कर बात को टाल देता है और तभी उसकी नजर कूड़ेदान में पड़ी एक पर्ची के ऊपर पड़ती है, जिसमें उसकी माँ के ऑपरेशन का सारा खर्चा लिखा था। उस अमाउंट को देखकर शिमो के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि इतने पैसे तो शिमो सालों तक दिन रात काम करके भी नहीं जोड़ सकता। मगर इसके बावजूद भी उसने ठान लिया था कि वो जल्दी से जल्दी पैसे जमा करवा के अपनी माँ का इलाज करवाएगा। इसीलिए अब हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो काम करा करता था। आज रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात नई एम्प्लॉय चाओ से होती है, जो बाकी लोगों की तरह शिमो का मजाक उड़ाने की बजाय उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कर रही थी और शिमो को भी इससे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन शिमो की जिंदगी में शायद सुकून नाम की कोई भी चीज नहीं थी, क्योंकि वो जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर कचरा फेंकने के लिए जाता है, तभी वहाँ उसकी क्लास का वही बुली बच्चा हेमन अपने लौंडे लपाड़ों के साथ आकर उसको परेशान करने लगता है। पर तभी वहाँ पर चाओ भी पहुँच जाती है, जिसने जैसे तैसे हेमन और उसके साथियों को वहाँ पर से भगा दिया था। इससे शिमो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कहीं न कहीं वो चाओ को अब पसंद भी करने लग गया था। खैर इसके बाद जब वो अपना आज का काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में अचानक उसके पास हेमन का एक दोस्त क्यों आके उससे कहता है कि आज से वो उसके घर में बैठकर अपने गेमिंग चैनल के ऊपर स्ट्रीम करेगा और शिमो को उसके लिए खाना वगैरह बनाना पड़ेगा। ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुरी थी, पर क्योंकि शिमो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप इस बात पर मान जाता है। फिर इसके बाद जब शिमो अपने घर में खाना बनाकर क्यू के पास ले जा रहा था, तो गलती से उसका पैर प्लग पर पड़ जाने की वजह से खाना क्यू के पास गिरता है और क्यू का ध्यान भटकने की वजह से वो अपने गेम को हार जाता है। इस चीज की वजह से क्यू तो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि वो अगले ही पल शिमो के घर में उसको बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। मगर ये वो पल था जब शिमो बार बार पिटने की वजह से थक चुका था। इसी वजह से आज पहली बार वो क्यू के ऊपर पलटवार करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार मार कर अपने घर से भगा देता है। पर यहाँ पर हुई लड़ाई की वजह से अब तक शिमो का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। उसी वजह से शिमो बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन अब वो एक बहुत ही बड़ा फैसला कर लेता है कि आगे से वो किसी से भी मार नहीं खाएगा। अब इसके अगले दिन जब शिमो स्कूल पर पहुंचता है, तो वहाँ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और सभी लोग शिमो को बहुत ही अजीब और हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। दरअसल पिछली रात जब शिमो ने क्यू की धुनाई करी थी, उस वक्त पर भी क्यू का लाइव स्ट्रीम चल रहा था, यानी कि हजारों लोगों ने शिमो को क्यू को पीटते हुए लाइव देखा था। इसी वजह से काफी लोग तो शिमो की हिम्मत की वजह से उसे अंदर ही अंदर अप्रिशिएट भी कर रहे थे। लेकिन स्कूल के बुली बच्चे हेमन को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती और शिमो के क्लास में पहुंचते ही हेमन अपनी गर्लफ्रेंड रोमी और अपने लौंडे लपाड़ों के साथ वापस से शिमो को परेशान करने के लिए पहुंच जाता है। वो शिमो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे तो ढंग से लड़ाई करना भी नहीं आता और अभी के लिए ये सारी चीजें चली रही थी कि उतने में ही वहाँ पर क्यू पहुंचकर शिमो के ऊपर चिल्लाने लग गया था। वो गुस्से में आकर शिमो को मारने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक हेमन अपनी टांग बीच में कर देता है, जिसकी वजह से क्यू जमीन पर गिर गया था। इसके अगले ही पल हेमन क्यू को अपनी गैंग से बाहर निकाल देता है, क्योंकि शिमो जैसे कमजोर लड़के से हार जाने की वजह से क्यू की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और उसके हेमन की गैंग में होने की वजह से हेमन की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती। ये बात सुनने के बाद तो क्यू के पसीने छूटने लग गए थे, क्योंकि असल में वो हेमन की गैंग में बस इसी वजह से था, क्योंकि हेमन की गैंग में होने की वजह से हेमन कभी भी क्यू को बाकी बच्चों की तरह परेशान नहीं करता था। पर अब जैसा कि हेमन ने उसे अपनी गैंग से निकाल दिया है, तो इस बात का मतलब साफ था कि आगे से हेमन बाकी बच्चों की तरह क्यू को भी परेशान करेगा। इसी बारे में सोच सोच कर क्यू बहुत ज्यादा परेशान होते हुए स्कूल की छत पर जाकर रोने लग जाता है। पर शिमो जो क्यू के दिल के हाल को समझ रहा था, वो उसके पीछे पीछे छत पर जाकर उसे संभालने की कोशिश करता है। तब शिमो की दरिया दिली को देखकर तो क्यू भी पूरी तरह से दंग रह गया था और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो शिमो के साथ मिलकर हेमन को उसकी करी गई हरकत की वजह से मजा चखाएगा, जिसके बारे में ही बात करते हुए वो शिमो के साथ एक प्लान बनाना शुरू कर देता है। अब वैसे असल में हेमन अपने चैनल पर अपनी बुलीगिरी की वजह से ही फेमस था, क्योंकि वो स्कूल के मासूम बच्चों को परेशान करके उनकी वीडियो बनाता था और उन्हीं वीडियोस को यूट्यूब पर डाल देता था। आज भी वो अपनी नई वीडियो बनाने के लिए शिमो और साथी क्यू दोनों को परेशान करने के बारे में सोचता है। मगर जैसे ही वो क्यू और शिमो को परेशान करने के लिए आगे बढ़ता है, तो शिमो क्यू के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा करता है जिसने वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को दंग कर दिया था।
असल में शीमो बिना डरे हेमंत के कैमरे वाले फोन को छीन लेता है और लाइव स्ट्रीम पर हेमंत के सब्सक्राइबर के सामने साफ कहता है कि हेमंत एक बहुत ही बड़ा डरपोक है जिसे कमजोर लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। और ये चीज बताने के साथ साथ शीमो ने सबके सामने उसकी वो पोल भी खोल दी थी कि किस तरह से हेमंत ने उसे पैसे देने का वादा करके उसका मेकअप करा था और स्ट्रीम खत्म होने के बाद उसे पैसे देने की बजाय उसे बुरी तरह से पीटा था। तब लाइव स्ट्रीम पर हेमंत की ये सच्चाई सुनकर उसके सब्सक्राइबर थोड़ा सा भड़क जाते हैं, जो देखकर हेमंत सबसे पहले तो अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद करता है और अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए शीमो के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो शीमो हेमंत के वार से बचने की कोशिश कर रहा था और ना ही उसके ऊपर पलटवार कर रहा था, बस लगातार हेमंत के हर एक वार को झेलते हुए उससे पिटे जा रहा था। ये सारी चीजें क्यू अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है और असल में यही क्यू और शीमो का रियल प्लान था। उन्होंने तय करा था कि वो हेमंत के इस जुर्म को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालेंगे और वहाँ से आने वाले व्यूज और पैसे से शीमो की माँ का इलाज करवाएंगे। जाहिर सी बात है कि शीमो दिन रात काम करके भी अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा सकता था, पर इंटरनेट पर वीडियोस डालने की वजह से कहीं न कहीं ये चीज पॉसिबल थी। इसी वजह से शीमो को मजबूरन ये खतरनाक रास्ता चुनना पड़ा था। फिर अभी हेमंत से पिट पिट कर शीमो बेहोश हो जाता है, लेकिन दरिंदगी की हद तो तब पार हो जाती है जब शीमो के बेहोश हो जाने के बावजूद भी हेमंत उसे मारना बंद नहीं करता। तभी अचानक क्लासरूम में ओजी नाम का एक लड़का पहुंचकर हेमंत से ये सब बंद करने के लिए कहता है और हैरानी की बात ये थी कि वो हेमंत जो किसी की बात भी नहीं सुनता था, ओजी की बात को सुनकर वो चुपचाप वहाँ पर से निकल जाता है, क्योंकि ओजी असल में स्कूल के सबसे बेस्ट फाइटर्स में से एक था और हेमंत इस बात को अच्छे से जानता था कि उसकी ओजी से पंगा लेने की औकात बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद ओजी शीमो को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहां शीमो की आंख खुलने पर उसे अपने सामने क्यू दिखाई देता है, जिसने पहले से ही शीमो के लिए एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बुरी खबर तैयार करके रखी हुई थी। अच्छी खबर ये थी कि उनकी वीडियो इंटरनेट पर आते ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन बुरी खबर ये थी कि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वो उस वीडियो से ज्यादा पैसे नहीं बना सकते थे। इसका मतलब साफ था कि अगर शीमो को अपनी माँ के इलाज के लिए ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे आगे से लड़ाई के दौरान और भी ज्यादा पिटना पड़ेगा, जिससे वीडियो की लेंथ बड़ी होगी और वो अपनी वीडियो से ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। अपनी माँ की जान बचाने के लिए शीमो इस दर्दनाक शर्त पर भी मान जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पर आने के बाद इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि आखिरकार कोई इंसान लड़ाई में बिना बेहोश हुए सबसे ज्यादा देर तक मार कैसे खा सकता है। उसका इंटरनेट पर ये सर्च करना सच में काफी ज्यादा अजीब था, पर तभी अचानक उसकी नजर अपनी ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में मौजूद एक अजीब से यूट्यूब वीडियो की लिंक पर पड़ती है, जो वीडियो हाउ टू फाइट नाम के बिल्कुल नए चैनल की थी, जिस चैनल पर 0 सब्सक्राइबर थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस वीडियो में एक आदमी मुर्गे के मांस को पहनकर लोगों को लड़ाई करना सिखा रहा था। लेकिन अभी भी शीमो को सबसे बड़ा झटका लगना बाकी होता है, क्योंकि वीडियो को खोलते ही उसे पता चलता है कि उस वीडियो में मुर्गे के मांस वाला आदमी यही सिखा रहा था कि तुम किसी भी लड़ाई में ज्यादा देर तक टिककर अपने ओपोनेंट के ऊपर वार कैसे कर सकते हो। ऐसा लग रहा था मानो ये वीडियो सिर्फ शीमो के लिए बनाई गई हो। इसी वजह से शीमो भी उस वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना शुरू कर देता है। अब क्या शीमो इस मुर्गे के कॉस्ट्यूम वाले अजीब उस्ताद से लड़ाई के पूरा सीख पाएगा, जो उसे स्कूल का सबसे खतरनाक फाइटर बनाने वाले थे। फिर इसके अगले दिन जब शीमो स्कूल में पहुंचता है तो हेमंत उसके सामने आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, जिस दौरान हेमंत ने शीमो को सीढ़ियों से भी नीचे फेंक दिया था। ये देखकर क्यू तुरंत ही अपना फोन निकालकर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता है, मगर इस बार हेमंत ने अपने साथियों से क्यू का फोन छीनकर उसे भी मारने के लिए कह दिया था और तब हेमंत के साथी भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। मगर हेमंत को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि शीमो को मारने और क्यू का फोन छीनने की वजह से वो सीधा शीमो और क्यू के जाल में फंस चुका है, क्योंकि असल में शीमो और क्यू को इस बारे में पहले से अंदाजा था कि आज हेमंत शीमो को मारते वक्त सबसे पहले क्यू के फोन को ही टारगेट बनाएगा। इसी वजह से शीमो ने क्यू को अपना फोन भी दे दिया था, ताकि क्यू का फोन छीनने के बाद क्यू शीमो के फोन से वीडियो बना सके। इसी वजह से अभी क्यू शीमो के फोन से वीडियो बनाना शुरू कर देता है, जिस दौरान शीमो भी पिछली रात की मुर्गे वाली वीडियो को याद करके लड़ाई करने के लिए खड़ा होता है। और इस बार जब हेमंत शीमो को मारने की कोशिश करता है तो शीमो उसके कई वार से बच जाता है, लेकिन अभी जब पलटवार करने की बारी आती है तो शीमो बिल्कुल सन्न खड़ा रह जाता है, क्योंकि बोरियत महसूस होने की वजह से उसने बस वीडियो से बचना सीखा था और उससे ये चीज पता ही नहीं चल पाई थी कि उसे सामने वाले के ऊपर अटैक कैसे करना है। अभी इसी बात का फायदा उठाकर हेमंत शीमो को और भी बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, पर तभी अचानक अकी नाम की एक लड़की अपना फोन निकालकर सीधा हेमंत के ऊपर तान देती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने शीमो को नहीं छोड़ा तो वो उसकी वीडियो को बनाकर वापस से वायरल कर देगी। इस बार भी कैमरा को देखते ही हेमंत की फट के 4 से 64 हो चुकी थी, इसलिए वो शीमो को छोड़कर चुपचाप वहाँ पर से निकल जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद रिलैक्स करने के लिए शीमो, अकी और क्यू जाकर स्कूल के छत के ऊपर बैठ जाते हैं। वहाँ पर शीमो सबसे पहले तो अकी को थैंक यू बोलता है, जिस पर अकी शीमो को कहती है कि अगर शीमो सच में अकी को थैंक यू बोलना चाहता है तो उसे अकी को अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा। शीमो की लाइव स्ट्रीम के दौरान अकी अच्छे कमेंट करके लोगों को सुपर चैट करने के लिए इनकरेज कर सकती थी, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि अकी को प्रॉफिट का एक ढेला भी नहीं चाहिए था।
दरअसल 2 दिन पहले तक की बहुत ही ज्यादा डरपोक लड़की हुआ करती थी, जिससे बुली होने के डर से स्कूल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर उस रात जब उसने शीमो को पहली बार क्यू को मारते हुए देखा तो उसे हिम्मत मिली और उसने स्कूल आना शुरू करा, और यही रीजन भी था कि अब वो शीमो की मदद करना चाहती है। ये बात जानकर शीमो को सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो अकी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद शीमो वहाँ पर से काम करने के लिए रेस्टोरेंट में चला गया था, जहाँ पर उसे जब जब भी समय मिल रहा था तो वो उसी मुर्गे की कॉस्ट्यूम वाले आदमी की वीडियो को देखकर एक्सरसाइज कर रहा था। उसी दौरान उसके साथ एक और अच्छी चीज होती है, क्योंकि चाओ के कहने पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने रेस्टोरेंट के सभी एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बना दिया था, जिसकी वजह से अब शीमो के पास अपनी क्रश चाओ का नंबर भी आ जाता है। इससे बहुत ज्यादा खुश होकर शीमो क्यू को इस बारे में बताते हुए घर की तरफ जा रहा था, जिस दौरान रास्ते में उन्हें उनका एक सब्सक्राइबर कपल मिलता है, जो शीमो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और शीमो और क्यू से उनके साथ गोपचे में जाकर फोटो खिंचवाने के लिए कह रहे थे। इस पर शीमो और क्यू भी मान जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि गोपचे में जाने के बाद उनके साथ कुछ अलग ही होने वाला है। असल में वो कपल बस शीमो और क्यू के फैन होने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि कोने में जाते ही वो शीमो का फोन और बाकी जरूरी सामान छीन कर तुरंत वहाँ पर से निकल जाते हैं, और तब जाकर शीमो को समझ आता है कि उसे ऐसे ही किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वैसे इस दौरान किस्मत से वो कपल क्यू के फोन को अपने साथ नहीं लेकर गए थे, जिसके बारे में पता चलने पर शीमो कुछ सोचता है और फैसला करता है कि वो उन लफंगों के एरिया में जाकर उनसे फाइट करेगा और अपना फोन वापस लेकर आएगा। ये आइडिया काफी अच्छा मगर काफी खतरनाक था, लेकिन क्यू शीमो को ये करने के लिए इंकरेज करता है और वो दोनों के दोनों ही उन लफंगों के एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर शीमो ने उस चोर को ढूंढकर सीधा उससे लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया था, जिस पर वो चोर भी मान जाता है और फिर उन दोनों की फाइट लाइव स्ट्रीम पर शुरू हो जाती है। इस समय तक शीमो ने उस मुर्गे के कॉस्ट्यूम वाले उस्ताद की पूरी वीडियो भी देख ली थी, जिसकी वजह से वो पहले तो उस चोर के हर एक वार से बचता है और बाद में अपने मूव से उसे बड़े आराम से धूल चटा देता है। इसकी वजह से शीमो को अपना फोन वापस मिल गया था, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी अकी भी अपने लैपटॉप से शीमो के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करने लगती है, जिससे सच में लोग शीमो को सुपर चैट पर सुपर चैट देने लग गए थे। ये जीत सच में शीमो के लिए काफी ज्यादा बड़ी थी और अकी के कमेंट्स की वजह से उन्होंने इस इकलौती वीडियो से 1,20,000 येन की कमाई कर ली थी। अब जैसा कि इन पैसों का बंटवारा सिर्फ शीमो और क्यू के बीच में होना था, तो पहले तो क्यू अपनी लोमड़ी जैसी बुद्धि चलाकर फैसला करता है कि वो चैनल का 90% लेगा और 10% शीमो के पास जाएगा। लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा गलत थी, इसी वजह से शीमो इस बात पर गुस्सा हो जाता है और तब जाकर क्यू फैसला करता है कि 10% वो खुद रखेगा और बाकी के 90% शीमो के पास जाएंगे। ये सुनकर तो शीमो सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके अगले ही दिन शीमो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर शीमो ने खुश होकर अपनी माँ को अपने दोस्त क्यू के बारे में भी बता दिया था। तब ये जानकर कि शीमो ने पहली बार किसी को दोस्त बनाया है, शीमो की माँ को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और तभी शीमो नोटिस करता है कि पास के बेड पर मौजूद दूसरी औरत को उसकी बेटी कपड़े गिफ्ट कर रही थी। ये देखकर शीमो को लग रहा था कि शायद उसे भी अपनी माँ को कपड़े गिफ्ट करने चाहिए, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलकर ऑनलाइन कपड़े देखने लगता है, मगर सारे कपड़े बहुत ज्यादा महंगे थे और शीमो ने फैसला करा था कि यूट्यूब से आने वाले पैसों में से वो तब तक कुछ भी खर्चा नहीं करेगा जब तक उसकी माँ के इलाज के पैसे पूरे नहीं हो जाते। अभी इसी समय पर चाओ शीमो के पास मैसेज करके उसे साथ बाहर चलने के लिए पूछती है, जिस पर शीमो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तैयार होकर चाओ के साथ घूमने निकल जाता है। असल में रेस्टोरेंट में पहले शीमो ने ही चाओ से बाहर चलने के लिए पूछा था, जिस दौरान चाओ ने बिजी होने की वजह से कहा था कि वो शीमो के साथ बाद में बाहर जाएगी। अभी चाओ शीमो को अपने साथ एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ पर क्यू और अकी भी पहले से मौजूद थे और क्यू चुपके से शीमो और चाओ की वीडियो बना रहा था। ये देखकर अकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्यू उनका प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड करे, इसीलिए वो क्यू को लेकर बाहर जाती है और वहीं अंदर पहली बार किसी लड़की के साथ इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की वजह से शीमो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। जल्दी ही चाओ भी इस बात को समझकर शीमो को बाहर वॉक करने के लिए पूछती है, जिस पर शीमो तुरंत ही मानकर चाओ के साथ वॉक करते हुए बातें करना शुरू कर देता है, जिस दौरान चाओ को भी सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी अचानक चाओ को उसके एक पुराने दोस्त का मैसेज आता है, जो उनकी लोकेशन के पास ही था और अभी वो चाओ से मिलने के लिए आ रहा था। तब चाओ उसके बारे में शीमो को बताती है और जब वो लड़का उनके पास आता है तो शीमो उसे देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद ओजी यानी कि शीमो के स्कूल का वही लड़का था, जिसने उस दिन शीमो और हेमन की लड़ाई के बीच में आकर शीमो को हॉस्पिटल में पहुंचाया था। तब ओजी को चाओ से बात करता हुआ देखकर शीमो को लग रहा था कि शायद चाओ और ओजी एक दूसरे को लाइक करते होंगे, जिस बारे में सोचकर शीमो का दिल टूट जाता है और वो बहाना बनाकर वहाँ पर से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे क्यू दिखाई देता है, जो शीमो को मोटिवेट करता है कि उसे ऐसे ही किसी भी लड़के के हवाले अपने प्यार को नहीं कर देना चाहिए और हो सकता है कि वो दोनों बस अच्छे दोस्त ही हों। तब शीमो को भी ये बात सही लगती है और क्यू को गले लगाकर जल्दी से चाओ के पास वापस चला जाता है, जिसके पास से अब तक ओजी भी जा चुका था।
अभी चाओ और शीमो एक बार वापस से एक दूसरे से बात करने लग गए थे, जिस दौरान शीमो उसको बताने वाला था कि वो उसे लाइक करता है, मगर शीमो के ऐसा करने से पहले ही पास की झाड़ियों से क्यू सीधा जमीन पर आकर गिरता है। क्यू को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था और अभी शीमो उसे संभालने के लिए गया ही था कि तभी हेमंत वापस से अपने साथियों के साथ शीमो के सामने आकर उसे परेशान करने लगता है, क्योंकि शीमो की उस दूसरी वीडियो की वजह से हेमंत की और भी ज्यादा बेइज्जती हुई थी और उसी वजह से अब वो शीमो को मजा चखाना चाहता था। तब चाओ को देखकर हेमंत सबसे पहले तो चाओ का नंबर मांगने की कोशिश करता है, जिस दौरान जब चाओ मना करती है तो हेमंत उसे पकड़ लेता है, जो देखकर तो शीमो को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से उसने हेमंत को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया था। तब लड़ाई के दौरान शीमो अपने मुर्गे वाले उस्ताद से सीखी गई हर एक चीज को अप्लाई करने की कोशिश करता है, मगर अब तक हेमंत ने अपने फाइटिंग स्टाइल को काफी हद तक चेंज कर लिया था, जिसका ही फायदा उठाकर वो शीमो को चाओ के सामने बहुत ही बुरी तरह से मारता है। तभी बारिश होना भी शुरू हो जाती है, जिस दौरान तक शीमो को लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन अभी इस एक इंसिडेंट ने उसे वापस से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उठने के बारे में वो कभी भी नहीं सोच सकता था। खैर अभी शीमो हेमंत से रिक्वेस्ट करता है कि वो चाओ को कुछ भी ना करे, जिसके बदले में वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो हेमंत शीमो से करवाना चाहता है। इस पर हेमंत मान जाता है और शीमो से कहता है कि शीमो को यही सड़क पर अपने सारे कपड़े उतार कर हेमंत से घुटनों पर बैठ के माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर चाओ शीमो के पास आकर उसको संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेमंत के एक साथी ने उसे पकड़ रखा था और अब जैसा कि शीमो के पास ये करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपने सारे कपड़े उतार कर बहुत ही बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है। और सबसे हैवानियत भरी बात तो ये थी कि हेमंत ये सब लाइव पर भी दिखा रहा था। अब वैसे तो हेमंत अभी शीमो को और भी ज्यादा परेशान करने वाला था, मगर तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद हेमंत को बिल्कुल भी नहीं थी। ओजी अचानक से वापस आकर हेमंत के साथी को बहुत ही बुरी तरह से हिट करता है, जिसके बाद वो हेमंत के सामने भी आ गया था, जिस दौरान हेमंत उसे देखकर डर कर वहाँ पर से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद ओजी चाओ को संभाल कर उसे अपने साथ ले जाता है, जबकि शीमो अभी भी वहीं जमीन पर पड़ा रोए जा रहा था और उस जगह पर हुई बेइज्जती की वजह से शीमो ने स्कूल और रेस्टोरेंट दोनों जगह जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। इवन अभी के लिए वो क्यू अक्की और चाओ के मैसेज का भी कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, जिस दौरान ये स्कूल में हेमंत वापस से उसके साथी क्यू को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है और क्यू से साफ कहता है कि अगर क्यू किसी तरह से शीमो को स्कूल में वापस लाने में कामयाब हो जाता है तो हेमंत क्यू को परेशान करना छोड़ देगा। इस समय पर क्यू भी अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करने के लिए मान गया था, जिसकी वजह से स्कूल खत्म होते ही वो सीधा हॉस्पिटल में शीमो की माँ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जाकर जब वो शीमो की माँ से बात करता है तो उसे एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में शीमो कई दिनों से अपनी माँ से मिलने भी नहीं आया होता। तभी अचानक शीमो की माँ क्यू को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद तो क्यू की आंखें शर्म से झुक गई थी, क्योंकि असल में शीमो की माँ ने क्यू को बताया था कि शीमो क्यू को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, जबकि क्यू तो फिलहाल के लिए यहाँ पर इस वजह से आया था ताकि वो शीमो को स्कूल में वापस ले जाकर हेमंत से पिटवा सके और शीमो के बदले में खुद अपनी जान बचा सके। पर अब जैसा कि उसे शीमो के दिल का हाल पता चल चुका होता है तो वो फैसला करता है कि अब वो किसी भी हालत में शीमो को स्कूल में नहीं आने देगा। उसी रात आके जो खुद भी शीमो के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, वो सीधा शीमो के घर में पहुंचकर उसकी छत पर जाती है, जहाँ पर शीमो भी काफी उदास होकर खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो छत से कूदकर खुद को खत्म करने वाला है। तब आके उसको समझाती है कि शीमो को ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और अगर वो अपनी पहली वीडियो की मदद से आके को मोटिवेट कर सकता है तो उसने कहीं ना कहीं और भी लोगों को मोटिवेट करा होगा। ये बात सच में शीमो के मन को छू गई थी और तभी आकी ने शीमो को ये भी कह दिया था कि शीमो को कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या इसके अगले दिन जैसा कि क्यू शीमो को स्कूल में नहीं ला पाया होता तो हेमंत एक बार वापस से क्यू को स्कूल में बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, पर उसके बावजूद भी क्यू बार बार बस यही कहता है कि शीमो तुम स्कूल में मत आना वरना हेमंत तुम्हें खत्म कर देगा। ये बात सुनकर हेमंत गुस्से में क्यू को और ज्यादा मारने ही वाला था, पर तभी अचानक शीमो वहाँ पर पहुंचकर क्यू से कहता है कि यूट्यूब पर स्ट्रीम चालू करो और उसका टाइटल लिखो हाउ टू डिस्ट्रॉय अ बुली विद फाइटिंग। ये सुनते ही क्यू बिल्कुल ऐसा ही करता है और हेमंत भी समझ जाता है कि शीमो उससे लड़ाई करना चाहता है, इसीलिए वो शीमो को मारने के लिए सीधा उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन शीमो इस बार उसके ज्यादातर वार से बचता जा रहा था और साथ ही उससे पहले के मुकाबले बहुत ही कम मार खानी पड़ रही थी, जिसके साथ साथ शीमो लगातार हेमंत के पैर पर सिर्फ एक ही जगह पर वार करता जा रहा था। तब शीमो की इस हरकत की वजह से एक समय पर हेमंत के पैर का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर शीमो तुरंत ही उसके पैर पर सेम जगह पर वार करता है और उसी समय पर हेमंत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे सीधा नॉकआउट कर देता है। ये देखकर तो सभी लोग पूरी तरह से दंग रह गए थे और शीमो ने अपने इस रूप से हेमंत के सभी साथियों को वहां पर से भागने पर मजबूर कर दिया था। और वैसे असल में पिछली रात शीमो खुद को खत्म करने के लिए छत पर नहीं गया था, वो तो बस वहां पर जाकर थोड़ी सी हवा लेना चाहता था, क्योंकि इन दिनों जब वो स्कूल नहीं आ रहा था तो उसने उसी मुर्गे वाले उस्ताद की वीडियो देखकर बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करी थी, प्रोटीन खाया था और फैसला किया था कि वो खुद को तैयार करके अपनी उस खोई हुई इज्जत को हासिल करेगा जो हेमंत ने उस दिन लाइव स्ट्रीम पर सबके सामने उतारी थी। और वैसे अभी के लिए शीमो की इस टीम को चाओ और ओजी भी देख
देख रहे थे, जिस दौरान शीमो की हिम्मत को देखकर वो खुशी के मारे रोने लग जाते हैं और शीमो की और क्यू का भी यही हाल होता है। अब वैसे क्या आप लोगों ने कभी स्कूल में लड़ाई करी है? अगर हाँ तो आपने एक बार में कितने बच्चे पीटे हैं या आप एक बार में कितनों से पीटे हो? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर इस स्ट्रीम की वजह से शीमो और उसके साथियों ने 6 लाख येन से ज्यादा की कमाई करी थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब शीमो एक बार वापस से जाकर चाओ से भी मिलता है। सबसे पहले तो वो चाओ से उसका रिप्लाई ना करने के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि अगली बार वो खुद चाओ को एक महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, जिस बात से चाओ भी खुश होकर सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। तभी अचानक शीमो नोटिस करता है कि चाओ अपना रुमाल उसी के पास भूल गई थी, इसीलिए वो उसके घर के पास जाता है। जिस दौरान चाओ के घर का नजारा देखकर तो शीमो के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि चाओ का घर सच में बहुत ज्यादा बड़ा था और अब शीमो को लग रहा था कि शायद चाओ और उसका कोई भी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि चाओ एक बहुत ही रिच फैमिली से आती थी, जबकि शीमो के पास तो अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। यही सोचकर वो उदास होकर अपने घर की तरफ जाने लग जाता है। और वहीं चाओ के घर में जब चाओ अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी तो ये बात सामने आती है कि चाओ के अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो हर बार चाओ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अब वैसे यहाँ पर सवाल ये भी था कि अगर चाओ के घर वाले अमीर हैं तो वो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करने के लिए क्यों जाती है? फिर अब इसके अगले दिन जब शीमो और उसके साथी स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है, क्योंकि वो बच्चे जो शीमो को पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे वो आज शीमो का बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे थे और उनमें से ज्यादा लोग शीमो को अपना दोस्त बनाना चाहते थे। ये सब शीमो और हेमन की फाइट की वजह से हुआ था और उस फाइट के बाद हेमन ने अपनी बेइज्जती की वजह से खुद भी स्कूल आना बंद कर दिया होता है और हेमन के ऐसा करने की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड रोमी भी पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। खैर इसी बीच शीमो और उसके साथियों को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो किस फाइटर को ढूंढकर उसकी शीमो से लड़ाई करवाएंगे, ताकि चैनल पर स्ट्रीम को एक बार वापस से शुरू करा जा सके। और उसी दौरान क्यू कोआटा नाम के एक एमएमए फाइटर के बारे में बताता है, जो जल्दी ही बेड फेलो नाम का एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाला था, जिसमें कई सारे एमएमए फाइटर पार्टिसिपेट करते। और अभी क्यू के साथ साथ शीमो के बहुत सारे सब्सक्राइबर भी चाहते थे कि शीमो उस टूर्नामेंट में हिस्सा ले, मगर जैसा कि शीमो के पास कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती और एमएमए फाइट में जान जाने का भी खतरा था, तो आकी उसे ऐसा कुछ भी करने के लिए साफ मना कर देती है। अब उसी दिन रात के समय में जब शीमो आकी को उसके घर पर छोड़कर अपने घर की तरफ आ रहा था, तभी अचानक से मोमबत्ती जैसे बालों वाले 2 लड़के शीमो के पास आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और उसके सर पर कांच की बोतल को फोड़ते हुए कहते हैं कि उसे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर देना चाहिए। इतना बोलकर वो लोग वहाँ पर से चले गए थे, पर किस्मत से उस समय पर भी शीमो आकी से ही कॉल पर बात कर रहा था, जिसने ये सारी चीजें सुन ली थी और वो शीमो को अपने घर पर लेकर आ गई थी। वहाँ पर थोड़ी ही देर में क्यू भी आ जाता है और उससे बात करके शीमो को पता चलता है कि कहीं ना कहीं उन दोनों बंदों ने ये चीज फेमस होने के लिए करी होगी। इसी वजह से अगले दिन से वो दोनों उनके बारे में सर्च करना शुरू कर देते हैं और काफी मशक्कत के बाद उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बंदे असल में कैंडी क्राउन नाम की एक कंपनी के लिए मॉडलिंग का काम करा करते थे और उन दोनों का खुद का यूट्यूब चैनल भी था। अब जैसा की शीमो के पास अपने चैनल पर स्ट्रीम करने का एक और मौका था, तो वो उन दोनों बंदों से लड़ाई करने के लिए उनको ढूंढना शुरू कर देता है। मगर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि काफी समय से उस मुर्गे के कॉस्ट्यूम वाले उस्ताद ने अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी होती और आज तक उसने जो भी वीडियो अपलोड करी थी उनमें से किसी में भी ये चीज नहीं बताई गई थी कि किसी भी फाइटर को एक साथ 2 लोगों से लड़ाई कैसे करनी है। इसी वजह से शीमो को काफी ज्यादा डर भी लग रहा होता है। पर तभी अचानक से उस मुर्गे वाले उस्ताद के चैनल पर वो वीडियो अपलोड होती है जिसमें वो उस्ताद 2 लोगों से एक साथ लड़ाई करना सिखा रहा था। ये कोइंसिडेंट देखने के बाद तो शीमो एक बार वापस से सन्न रह जाता है, मगर अभी उस वीडियो को देखने के बाद वो एक माफिया की तरह कपड़े पहनकर मोमबत्ती वाले लड़कों के साथ सड़क पर फाइट करने के लिए पहुंच जाता है, जिस दौरान वो दोनों लड़के सड़क पर उल्टे सीधे प्रैंक कर रहे थे। तब शीमो ने तुरंत ही फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर इसी दौरान बात करते हुए शीमो का पैर लड़खड़ाने की वजह से वो दोनों शीमो का काफी मजाक उड़ाते हैं और इसके अगले ही पल शीमो को बीच सड़क पर कुत्तों की तरह मारना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से शीमो भी उस वीडियो को याद करके अचानक उस जगह से दौड़ लगा देता है, क्योंकि इस फाइट को जीतने के लिए उसे उन दोनों लड़कों को थकाना बहुत ज्यादा जरूरी था और अभी इस चीज में कामयाब होते ही शीमो ने दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। तब उन दोनों लड़कों को ये चीज समझ में आ जाती है कि वो शीमो से नहीं जीत सकते और जैसा कि उन लोगों का ऑनलाइन अपनी बेइज्जती करवाने का कोई भी मूड नहीं था, इसी वजह से वो शीमो से माफी मांगकर चुपचाप वहाँ पर से निकल गए थे। इस पूरे हंगामे के बाद जब शीमो क्यू और आकी के साथ बैठता है तो उस समय तक शीमो की आंखों में लड़ाई का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसमें एक असली फाइटर का जुनून साफ दिख रहा था। अब क्या शीमो का यही जुनून उसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर बनाएगा या फिर उसकी ये पंगा लेने वाली आदत उसके लिए मौत का रास्ता खोल देगी? खैर अभी के लिए शीमो मुस्कुराकर क्यू और आकी की तरफ देखता
है और पूछता है कि बताओ अब हमारा अगला टारगेट कौन है। अब वैसे इस समय तक रियो नाम के एक लड़के ने भी शीमो को कमेंट सेक्शन में बहुत सारी सुपर चैट देके फाइट के लिए चैलेंज करा था, जिसके बारे में क्यू जैसे ही शीमो को बताता है तो रियो का नाम सुनते ही अकी के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो शीमो को उससे लड़ाई करने के लिए साफ मना कर देती है। असल में रियो एक बहुत ही अच्छा टाइकोंडो फाइटर था जिसने हाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई छोड़कर हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े की दुनिया में कदम रख दिया था और सबसे खतरनाक बात ये थी कि रियो के ऊपर एक लड़के को जान से मारने का इल्जाम भी था। तब इस बात को सुनकर शीमो भी अकी की बात को चुपचाप मान जाता है और अगले दिन बहुत ही खुशी से चाओ के साथ डेट पर जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करने के साथ साथ बहुत सारी फोटोज भी खींचते हैं। इस दौरान शीमो ने चाओ से बात करते हुए उसके सामने ये बात भी रख दी थी कि चाओ सच में उससे बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से आती है, तो शायद चाओ के घर वालों को शीमो के साथ उसकी ये दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ये बात सुनने के बाद चाओ उसे बहुत ही पोलाइटली समझाती है कि उसके पिता भी बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह काम करते हैं और बेशक से उनके पास पैसा है, लेकिन चाओ अपना रास्ता खुद बनाना चाहती है। इस बात को सुनने के बाद तो शीमो सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था और अभी के लिए उन दोनों की बातें भी इतनी ज्यादा रोमांटिक हो चुकी थी कि शीमो सीधा चाओ को प्रपोज करने वाला था। इस दौरान चाओ भी कहीं न कहीं उसी बात का वेट कर रही थी, मगर शीमो कुछ बोलने से पहले ही रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये बात नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तब ये बात सुनकर चाओ भी उसे इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार होने का समय देने का फैसला करती है और फिर वो दोनों अपने अपने घर पर चले जाते हैं। इसके अगले दिन जब शीमो स्कूल से बाहर निकलता है तो क्यू अचानक से शीमो को कॉल करके घबराई हुई आवाज में कहता है कि वो लोग एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। जो बात सुनते ही शीमो तुरंत ही क्यू की लोकेशन की तरफ पहुंच गया था। वहां पर पहुंचते ही जो नजारा उसके सामने आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस समय पर उसके सामने ड्यू खड़ा था जो बड़ी ही बेरहमी से अकी और क्यू को परेशान करते हुए उनसे शीमो के बारे में पूछ रहा था। तब शीमो को आता हुआ देखकर ड्यू उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पर शीमो उससे समझाता है कि उन दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि ड्यू एक प्रोफेशनल फाइटर है और शीमो को लड़ाई के एल के बारे में भी नहीं पता। लेकिन ड्यू के ऊपर अभी शीमो के किसी भी शब्द का कोई असर नहीं हो रहा था और वो बस किसी भी हालत में उससे लड़ाई करना चाहता था ताकि शीमो से जीतकर वो उसके चैनल को हासिल कर सके, क्योंकि अब तक शीमो के चैनल की रीच बड़े बड़े टीवी चैनल्स को भी पीछे छोड़ चुकी थी और ये चीज साफ थी कि जो कोई भी उसके ऊपर वीडियो डालता वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता। खैर अभी जब शीमो लगातार ड्यू से लड़ाई करने के लिए मना करता रहता है तो ड्यू उसे उकसाने के लिए अचानक से बहुत ही बुरी तरह से क्यू को मारना शुरू कर देता है, जिस दौरान ड्यू ने अकी के ऊपर भी हाथ छोड़ दिया था। तब अपने दोस्तों को इस तरह से पिटता देखकर शीमो का खून खौल उठता है और वो सीधा ड्यू से लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन सच में उन दोनों की लड़ाई करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा था। ड्यू टाइकोंडो का एक खतरनाक फाइटर होने के कारण एक के बाद एक कई जोरदार किक शीमो के चेहरे और सीने पर मारता है, जिससे शीमो जमीन पर गिर जाता है और फिर ड्यू शीमो को और ज्यादा उकसाने के लिए अकी को एक बार फिर से मारकर जमीन पर पड़े क्यू के ऊपर अपना पैर रख के उसे कुचलने लगता है। तब शीमो से ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अभी उसमें उठने की ताकत भी नहीं बची थी और अपने दोस्तों को न बचा पाने की वजह से शीमो पूरी तरह से टूट चुका था। इसीलिए वो दर्द और गुस्से में डूबा लड़खड़ाते हुए चिल्लाता है कि मैं तुम्हें अपना चैनल देने के लिए तैयार हूँ। जो बात सुनने के बाद ड्यू फिलहाल के लिए उन्हें हॉस्पिटल जाने का समय देके वहाँ पर से चला जाता है और अभी ये ड्यू नाम की मुसीबत कम थी कि दूसरी तरफ एक और बड़ा सियापा खड़ा हो गया था। रोज की तरह आज जब चाओ रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाती है तभी अचानक उसकी एक साथी दौड़ती हुई उसके पास आकर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें चाओ एक लड़के के साथ कैफे में बैठकर हंस रही थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शीमो ही था, जिसका वीडियो क्यू ने इंटरनेट पर मजे मजे में डाल दिया होता है और अभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था। हालांकि चाओ इस सब का दोष शीमो को बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि उसे ये चीज लग रही थी कि जरूर किसी ने शीमो की वीडियो को वायरल होता हुआ देखकर उसकी वीडियो बनाने के चक्कर में ये सब करा होगा। और वैसे चाओ को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं होती, मगर जल्दी ही इस बारे में चाओ के पिता को पता चल जाता है, जो रेस्टोरेंट में आकर बहुत ज्यादा तमाशा करता है, क्योंकि शीमो की माँ का डॉक्टर होने की वजह से उसे शीमो और उसकी माँ की कंडीशन के बारे में सब कुछ पहले से पता था। अब तक उसे शीमो के यूट्यूब चैनल के बारे में भी पता चल गया होता है, जिसकी वजह से वो चाओ का काम छुड़वाकर उसे स्कूल जाने से भी मना कर देता है और कहता है कि चाओ को किसी भी हालत में शीमो से नहीं मिलना। इस सब की वजह से चाओ तो पूरी तरह से टूट चुकी थी और दूसरी तरफ शीमो फिलहाल के लिए हॉस्पिटल में क्यू के पास बैठा था। रियो की पिटाई की वजह से क्यू की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उसकी हालत को देखकर शीमो को कहीं न कहीं लग रहा था कि क्योंकि इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो रियो को अपना चैनल जल्दी ही दे देगा। तब इस बात को सुनने के बाद क्यू बहुत ज्यादा गुस्से में शीमो के ऊपर चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उस चैनल पर सिर्फ उनके व्यूज और साथ ही फॉलोअर्स भी नहीं बल्कि उनकी वो मेहनत थी जिसे उन्होंने बुलीज से अपना हक छीनकर और रोज रोज गंगोर बेइज्जती को सहकर खुद हासिल करा था। इसी वजह से क्यू शीमो को ऐसा कुछ भी करने से मना करता है, लेकिन शीमो के ऊपर क्योंकि किसी भी बात का असर नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चैनल को ड्यू के हवाले नहीं करेगा तो शायद ड्यू उसे और उसके साथियों को जान से भी मार देगा।
अब वैसे ये सीन देखकर मुझे अपनी 9th क्लास याद आ गई थी, क्योंकि उस समय पर पूरे स्कूल का सबसे बड़ा बुली छोटा डॉन मेरे ग्रुप की फ्री फायर आईडी छीनने के पीछे लगा हुआ था। वो साला 5 फुट का लौंडा खुद अपने 6-6 फुट के बंदे लेकर हमारे डेस्क पर आ जाता और हमारी आईडी को ऐसे मांगता जैसे उसकी बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी हो। हालांकि उस समय पर डर के मारे हमने भी अपनी आईडी को उसके हवाले कर दिया था, क्योंकि सच में लगता था कि अगर आईडी नहीं दी तो ये बंदा हमें पिटवा देगा या तो शायद जान से ही मरवा देगा। अब वैसे आपके स्कूल में सबसे बड़ा बुली कौन था? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर अभी शीमो वहाँ पर से अकी के साथ निकल जाता है, लेकिन क्यू का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था और वो उस दर्दनाक हादसे को याद करके फूट फूट कर रोए जा रहा था। दूसरी तरफ अपने घर पर पहुँचने के बाद शीमो भी सुकून से बैठ नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसके दिमाग में लगातार क्यू के वो गुस्से वाले शब्द, उनके चैनल का छिन जाना और रियो की वो दरिंदगी बार बार घूम रही थी। इसीलिए वो कुछ सोचकर सीधा उस आर्केड में पहुंच जाता है जहाँ पर रियो अपना ज्यादातर समय बिताया करता था। और अभी शीमो ने रियो के सामने पहुंचकर सीधा कह दिया था कि रियो, मैं तुम्हें अपने चैनल का एक्सेस पूरी तरह से हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 महीने बाद मुझे एक फाइट में लाइव स्ट्रीम पर हराना पड़ेगा। ये सुनकर ड्रू बड़े आराम से इस शर्त के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो शीमो को बड़े आराम से हरा देगा। अब इसके अगले ही दिन शीमो हॉस्पिटल में जाकर क्यू और अकी को इस बात के बारे में बताता है, जिस दौरान शीमो की ये बात सुनकर क्यू और अकी के तो होश उड़ गए थे। और अब सवाल ये था कि क्या 1 महीने की ये शॉर्ट ट्रेनिंग शीमो को ऐसे डेंजरस क्रिमिनल से बचा पाएगी या शीमो की ये गलती उसे सीधा मौत के मुंह में धकेल देगी। यही सोचते हुए कि बेहद परेशान होकर शीमो पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन शीमो साफ कह देता है कि उसे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए उस चैनल से आने वाले पैसों की जरूरत है। जो बात सुनने के बाद तो अकी और क्यू पूरी तरह से शांत हो गए थे, मगर वो इस बात को जानते थे कि शीमो ऐसा पैसों की वजह से नहीं बल्कि उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कर रहा है जो रियो ने अकी और क्यू को शीमो के सामने मारकर करी थी। इसी वजह से उनके मन में शीमो के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और अभी के लिए हॉस्पिटल से निकलकर शीमो सीधा एक फाइटिंग रिंग में जाता है, जहाँ पर ओजी अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करा करता था। वो ओजी से उसे लड़ाई की थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, लेकिन अभी शीमो की पूरी कंडीशन के बारे में जानने के बाद ओजी पूरी तरह से दंग रह गया था, क्योंकि कोई भी बिगिनर फाइटर किसी भी हाल में एक टाइकेंडो प्लेयर को नहीं हरा सकता। तभी ओजी शीमो को घूरते हुए पूछता है कि तुमने वो मूव्स कहां पर से सीखे थे जो तुम स्ट्रीम पर कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बिगिनर ऐसे सटीक और एडवांस मूव बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद शीमो से उस मुर्गे वाले उस्ताद के बारे में सब कुछ बताने वाला था, मगर उससे पहले ही ओजी को एक कॉल आ जाता है और तब शीमो ओजी को बिना कुछ भी बताए वहाँ पर से चला जाता है। इस दौरान रास्ते में वो अपना फोन निकालकर उस मुर्गे वाले उस्ताद की वीडियो का वेट करने लग गया था, लेकिन अब तक कोई भी नई वीडियो नहीं आई होती। और जैसे ही शीमो अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी को देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्वाडा की थी, जो असल में इस शहर का सबसे खतरनाक फाइटर और MMA टूर्नामेंट का बॉस था। और शीमो के फाइटिंग स्टाइल की वजह से वो चाहता था कि शीमो उसके टूर्नामेंट में हिस्सा ले। अभी क्वाडा शीमो को लालच देता है कि ऐसा करने से शीमो एक प्रोफेशनल फाइटर बन जाएगा, जिसके पास काफी सारे पैसे और पॉपुलैरिटी होगी। मगर शीमो का ध्यान तो फिलहाल के लिए सिर्फ ड्रू के ऊपर था। इसी वजह से वो इस बारे में सोचने के लिए क्वाडा से थोड़ा सा वक्त मांगता है, जिस पर क्वाडा सामने से तो मान गया था, मगर कहीं न कहीं उसे शीमो का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया होता। लेकिन शीमो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देके इस पूरे महीने में अकेले एक भूत की तरह दिन रात हार्डकोर ट्रेनिंग करता है, जिस दौरान उसने अपने शरीर को पूरी तरह से निचोड़ दिया था ताकि कम से कम वो ड्रू जैसे डेंजरस फाइटर के सामने टिक सके। इसी बीच उस मुर्गे वाले उस्ताद की भी एक नई वीडियो आती है, जिसका टाइटल हर बार की तरह शीमो की सिचुएशन के हिसाब से था कि एक बिगिनर फाइटर एक टाइकेंडो फाइटर को कैसे हरा सकता है। तब उस टाइटल को देखते ही शीमो का दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये मुर्गे के मास्क वाला उस्ताद उसकी लाइव के इवेंट को कनेक्ट करके वीडियो को कैसे बना रहा है। उसी वजह से शीमो को ये भी लगने लग गया था कि पक्का वो उस्ताद कोई अनजान नहीं बल्कि कोई ऐसा इंसान है जो उसे पर्सनली जानता है और जानबूझकर पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहा है। फिर अभी इन सब बातों को साइड में रखकर शीमो दिन दुगनी रात चुगनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और 1 महीने की इस दर्दनाक ट्रेनिंग को पूरी शिद्दत से पूरा करके तय करी गई लोकेशन पर पहुंच जाता है। उस लोकेशन पर ड्रू उसका इंतजार पहले से कर रहा था और अभी शीमो को सामने आता देखकर ड्रू उसे पीटने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इससे पहले कि ड्रू को समझ पाता, शीमो अचानक से पलटकर पास ही बने एक बाथरूम की तरफ तेजी से दौड़ लगा देता है। और अभी ड्रू के वहाँ पर जाते ही शीमो कुछ ऐसा करता है जो ड्रू के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। शीमो ने उसे पूरी तरह पानी से भिगा दिया था, जो शीमो ने जानबूझकर करा होता है ताकि बाथरूम का फर्श गीला होने की वजह से ड्रू अपने टाइकेंडो किक्स का ज्यादा इस्तेमाल न कर सके। इवन अभी के लिए शीमो ने खास तरह के शूज भी पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसे लड़ाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होती। और उसी दौरान क्यू और साथी अकी भी दोनों वहाँ पर आकर स्ट्रीम को शुरू कर देते हैं। और तब लड़ाई के दौरान सच में शीमो का ये मास्टर प्लान वर्क भी कर रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद तो ड्रू शुरुआत से ही पूरी तरह कंफ्यूज भी हो चुका था। जिस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर शीमो उसकी हर एक चाल से बच रहा होता है और मुर्गे वाले उस्ताद से सीखी गई हर एक मूव को एक एक करके अप्लाई करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान अचानक से ड्रू शैतानी तरीके से जोर जोर से हंसने लग गया था, क्योंकि फिलहाल के लिए वो तो बस हारने की एक्टिंग कर रहा था। और इसके अगले ही पल उसने शीमो को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू करके उसके जूते भी उतार दिए थे।
इस दौरान सब्सक्राइबर रियो का ये पागलपन देखकर पूरी तरह से दंग रह गए थे और रियो तो बस किसी भी हालत में शीमो को इस पूरी स्ट्रीम के दौरान जलील कर देना चाहता था। मगर जल्दी ही अभी रियो को एहसास हो जाता है कि शीमो असल में उतना कमजोर नहीं था जितना रियो ने उसे शुरुआत में सोचा था। इसी वजह से वो शीमो के ऊपर और ज्यादा खतरनाक हमले करना शुरू कर देता है और फिर एक समय ऐसा होता है जब रियो जमीन पर पड़े शीमो को खत्म करने वाला था, मगर तभी रियो के दिमाग में कुछ पुरानी यादें चमकती हैं। जिस वक्त एक समय पर उसका बहुत ही अच्छा दोस्त इसी तरह से जमीन पर खून से लथपथ उसकी आंखों के सामने पड़ा था और रियो उसकी जान को नहीं बचा पाया था। इसी बात को याद करके रियो का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर अचानक शीमो अपने दोस्तों की बेइज्जती के बारे में सोचकर खतरनाक कमबैक करता है। इस दौरान अब शीमो के ऊपर रियो के किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था और शीमो ने बंदरों की तरह लटक लटक कर रियो को लॉक कर दिया था। शीमो की इसी टेक्निक की वजह से रियो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है और शीमो फाइनली इस लड़ाई को जीत जाता है। इससे शीमो के सब्सक्राइबर इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि इस बार शीमो के पास 18 लाख येन की सुपर चैट आई थी। उसी दौरान चाओ भी शीमो को लाइव स्ट्रीम पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो शीमो से दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली थी। दरअसल चाओ को ये चीज पता थी कि शीमो ये लड़ाई झगड़ा सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए कर रहा है, इसीलिए उसने अपने पापा से वादा करा था कि अगर वो शीमो की माँ का इलाज फ्री में करते हैं तो वो शीमो से कभी भी नहीं मिलेगी। इस पर चाओ का पिता मान तो गया था, पर कहीं न कहीं चाओ को इस बात पर पछतावा भी हो रहा था क्योंकि सच्चाई तो ये थी कि वो शीमो को बचपन से प्यार करती है। दरअसल एक समय बचपन में जब वो अपने एरिया के बच्चों के साथ खेल रही थी तो कुछ बच्चों ने उसे परेशान करने के लिए उसके फेवरेट की चैन को एक नदी के दूसरी तरफ फेंक दिया था और उसी वजह से उस समय पर चाओ रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर छोटा और मासूम शीमो आकर उससे सब पता करता है और पानी के दूसरी तरफ जाकर उसकी की चैन उसको वापस ला कर देता है। ये वही समय था जब से चाओ शीमो को पसंद करने लग गई थी, मगर इसके कुछ दिनों बाद में ही शीमो की माँ की बीमारी की वजह से शीमो ने बाहर आना ही बंद कर दिया था। इसके बाद वो लोग बड़े हो गए और अभी कुछ महीनों पहले ही जब चाओ अपने पिता के पास हॉस्पिटल में गई थी तभी वहाँ पर उसने शीमो को अपनी माँ के पास देखकर पहचान लिया था और वहीं से उसे ये चीज भी पता चली थी कि शीमो एक रेस्टोरेंट में काम करता है और यही रीजन था कि क्यों चाओ ने उस रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ी थी। इन सभी बातों से अनजान शीमो फिलहाल अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया होता है, जिस दौरान वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्वेटर लाया था और वो स्वेटर उसकी माँ को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है। मगर अभी थोड़ी देर अपनी माँ से बात करने के बाद जब शीमो चाओ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो चाओ उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही होती और इस चीज से परेशान होकर शीमो बहुत तेज बारिश में उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। तब चाओ उसे खिड़की से देखने के बावजूद भी बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से शीमो का मन पूरी तरह से टूट चुका था और इसके अगले ही दिन शीमो के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत भी आ गई थी। असल में जैसा कि उसने बैड फेलो के लीडर कोआडा को अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया होता तो अब कोआडा जबरदस्ती शीमो के चैनल को खरीदना चाहता था, जिस बारे में शीमो को पता चलने पर वो अकी और क्यू के साथ कोआडा से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर जाकर उसने कोआडा को चैनल बेचने से साफ मना कर दिया था, लेकिन कोआडा को ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी और अभी जैसा कि शीमो किसी भी हालत में अपना चैनल देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था तो गुस्से में कोआडा अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके अगले दिन तक शीमो के चैनल को वायलेंस कंटेंट अपलोड करने के चक्कर में बंद करवा देता है। इसकी वजह से शीमो, अकी और क्यू काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और अब सिर्फ यही मुसीबतें शीमो के सर पर नहीं थी। दरअसल हॉस्पिटल में चाओ के पिता ने चाओ के बिहेवियर से चिढ़कर शीमो की माँ को शीमो की फाइटिंग के बारे में सब कुछ बता दिया होता है, जिसके बारे में जानने के बाद शीमो की माँ इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे चलते चलते ही चक्कर आ जाते हैं। इस बारे में शीमो को पता चलने पर जब वो हॉस्पिटल आता है तो शीमो को पता चलता है कि शीमो की माँ की हालत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है और अब शीमो को अगले 2 महीने के अंदर अंदर उनका इलाज करवाना पड़ेगा। अब अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए शीमो को लगभग 1 करोड़ येन की जरूरत थी, जो चैनल होने के बाद उसे सिर्फ तभी मिल सकते थे जब वो कोआडा के टूर्नामेंट में फाइट करे। इसी वजह से शीमो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर अपनी माँ की जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार था और उसी वजह से वो रात के समय में कोआडा के पास जाकर उससे कहता है कि वो टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए तैयार है, मगर उसे किसी लप्पू जप्पू से लड़ाई नहीं करनी बल्कि वो खुद कोआडा से फाइट करना चाहता है। इसके अलावा उसने कोआडा के सामने एक शर्त और भी रखी थी कि कोआडा के चैनल पर फाइट करने के दौरान जितनी भी सुपर चैट आएगी वो सारी की सारी सुपर चैट खुद शीमो लेगा। ये सुनकर कोआडा इस पर मान जाता है क्योंकि शीमो के उसके चैनल पर आने से उसके व्यूज पहले से कई गुना बढ़ जाते और वो इससे नॉर्मल व्यूज से ही बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता। कैरेबी कोआडा से सारी बातें करने के बाद शीमो जब अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है तो सबसे पहले तो उनसे माफी मांगता है, लेकिन शीमो की माँ उससे असल में बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उल्टा कहीं न कहीं उनके मन में इस बात की तसल्ली थी कि शीमो इतना ज्यादा समझदार और बहादुर हो गया है और सबसे बड़ी चीज की उसने पहचान लिया है कि उसे असल में क्या करना अच्छा लगता है। ये सारी बातें शीमो को काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है और उसी रात वो घर पे जाके मुर्गे के उस्ताद के नए वीडियो का वेट करने लगता है, लेकिन अब तक उस उस्ताद के चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आई थी। ये देखकर शीमो का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, पर
तभी अचानक शीमो के घर के बाहर कुछ चाओ तेज बारिश में आती है और शीमो को एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद तो शीमो के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। पहले तो उसने शीमो को ये बात बताई थी कि उसे कोआडा से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पिता शीमो की माँ का इलाज फ्री में करने वाले हैं, मगर बदले में शीमो और चाओ कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर शीमो इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो सच में चाओ को बहुत ज्यादा पसंद करता था और चाहता था कि चाओ उससे रोज मिले और वैसे भी फाइट करके वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जोड़ लेगा और बाद में चाओ को अपने पिता की शर्त मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद चाओ को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर तभी अचानक वो शीमो से दबी हुई आवाज में कहती है कि अब उस मुर्गे वाले उस्ताद की वीडियो कभी भी नहीं आएगी। ये सुनने के बाद तो शीमो के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे और अभी के अभी उसे ये चीज भी समझ आ गई थी कि उसके कमेंट सेक्शन में मुर्गे के कॉस्ट्यूम वाले उस्ताद की वीडियो चाओ ने ही डाली थी, मगर चाओ को वो वीडियोस कहां पर से मिली और अब वो वीडियोस आगे क्यों नहीं आएंगी। शीमो के दिमाग में लगातार यही सवाल घूम रहे थे। इस पर चाओ उसे बताती है कि कुछ महीने पहले उसका वो की चेन जो बचपन में शीमो ने उससे ढूंढ कर दिया था वो खो गया था और उसके लगभग एक महीने बाद उसे सड़क के किनारे वैसा ही की चेन मिला। उसी दूसरी वाली की चेन के ऊपर एक ईमेल और साथ ही उसका एक पासवर्ड लिखा हुआ था और उसी ईमेल की ड्राइव में वो मुर्गे वाले उस्ताद की वीडियोस अपलोड हो रखी थी, जिन्हें पहली बार देखने पर तो चाओ को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि उसे इन वीडियोस का क्या करना चाहिए, मगर बाद में जब उसने शीमो को रोज बुली और परेशान होते हुए देखा तो उसने ही शीमो की कंडीशन के हिसाब से एक ही वीडियो अपलोड करके उसे लिंक भेजना शुरू कर दिया। इवन वो टाइटल भी शीमो की जिंदगी के हिसाब से चेंज कर दिया करती थी ताकि शीमो को अंदर से मोटिवेशन मिलता रहे, पर अभी के लिए दिक्कत ये थी कि उस ड्राइव में मौजूद सारी वीडियोस खत्म हो चुकी थी। ये सब बताकर चाओ शीमो को वही कीचेन देकर वहाँ पर से चली जाती है, जिस दौरान उस कीचेन को देखकर शीमो को भी वही बचपन वाला पल याद आता है और उसे समझ आता है कि जिस लड़की की बचपन में उसने मदद करी थी चाओ असल में वही लड़की है। ये बात समझ आते ही शीमो जल्दी से उसे रोकने के लिए जाता है, मगर अब तक चाओ वहाँ पर से जा चुकी थी। अब अभी अपने दोस्त को खोने के दर्द और आने वाली फाइट के दबाव में शीमो फौरन अपने फोन पर पुरानी ट्रेनिंग वीडियोस को तेजी से चलाकर रिव्यू करना शुरू कर देता है, जिसके अगले दिन वो सभी वीडियोस को देखकर सीधा ओजी से मिलने चला गया था। लेकिन ओजी जिसे शीमो के हालातों के बारे में सब कुछ पता था, वो जानता था कि शीमो का अपोनेंट इस बार खतरनाक एमएमए फाइटर है जिसे शीमो सालों की ट्रेनिंग करने के बावजूद भी नहीं हरा सकता। तब ओजी की ऐसी बातों को सुनकर शीमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। पर तभी अचानक शीमो के कान पर एक ऐसी आवाज पड़ती है जिसे सुनने के बाद तो शीमो के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। ये आवाज उसी मुर्गे के कॉस्ट्यूम वाले उस्ताद के एक आदमी की थी, जो आदमी कोई और नहीं बल्कि ओजी के जिम का कोच लॉक था, जिसे देखने के बाद शीमो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। और जब वो लॉक से अकेले में मुर्गे वाले उस्ताद के बारे में बात करता है तो लॉक उसे अपने साथ सीधा अकी के घर में लेकर चला जाता है। अजीब बात ये थी कि अकी पहले से लॉक को जानती थी क्योंकि वो उसके पिता टॉबी का बहुत अच्छा दोस्त था और टॉबी असल में कोई और नहीं बल्कि खुद ही मुर्गे के कॉस्ट्यूम वाला उस्ताद था। ये बात जानने के बाद तो शीमो और अकी दोनों के दोनों पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, मगर अभी अकी को समझ में नहीं आ रहा होता कि शीमो के पास उसके पिता की वो वीडियोस कहां पर से पहुंची। और तब जाकर शीमो अकी को चाओ वाली कीचेन दिखाता है, जिसे देखने के बाद अकी को सारा का सारा माजरा समझ में आ गया था। असल में उसकी ये कीचेन उसके पिता ने उसे बचपन में गिफ्ट करी थी, जिसके ड्राइव में पहले से ही वो सारी की सारी वीडियोस मौजूद थी और अकी के पिता ने ऐसा अकी के डर को भगाने के लिए करा था। दरअसल बचपन से अकी को बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अपने रूम में बस एक चूजे के साथ खेला करती थी, लेकिन एक दिन बीमार होने की वजह से उसके चूजे की मौत हो गई। इसी वजह से अकी बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई थी, जो देखकर उसके पिता टॉबी ने उसका मन बहलाने के लिए मुर्गी के कॉस्ट्यूम में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया और वही वीडियोस रिकॉर्ड करके रोज रोज अकी को दिखाने लगे। ये चीज सच में अकी को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, पर बाद में जब वो पूरी तरह से रिकवर हो गई तो टॉबी ने उन वीडियोस को बनाना बंद कर दिया। उन्हीं सारी वीडियोस को एक ड्राइव पर अपलोड करके उसका आईडी पासवर्ड उसने एक कीचेन पर लिखा था ताकि अकी जब भी लो फील करे तो उन वीडियोस को देखकर मोटिवेट हो सके। पर कुछ समय पहले ही जब कुछ बच्चे अकी को परेशान कर रहे थे तो अकी से वो कीचेन खो गई थी और बाद में वही कीचेन पक्का चाओ को मिली होगी। ये सारी बातें सुनने के बाद शीमो को भी सारा माजरा समझ में आ जाता है और अब जैसा कि उसके पास उसका उस्ताद फिजिकली अवेलेबल था तो अब शीमो किसी भी हालत में अकी के पिता टॉबी से लड़ाई के सारे पैतरे सीखना चाहता था। तब अकी के कहने पर टॉबी भी शीमो को सारी चीजें सिखाने के लिए मान जाता है और फिर इसके अगले दिन से शीमो की एक ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू होती है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। टॉबी उसे सिर्फ फिजिकल मूव नहीं बल्कि फाइट के सबसे एडवांस चाणक्य नीति और साइकोलॉजी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा था। ये सब सीखने में शीमो को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और इसी तरह से शीमो की ट्रेनिंग एक महीने तक लगातार चलती है, जिसमें वो काफी कुछ सीखता है और फाइनली वो समय आ जाता है जिसके अगले दिन शीमो की कोआडा से फाइट होने वाली थी। उस दिन शीमो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, जो शीमो से कहती है कि कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला है और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस लड़ाई को जरूर जीतोगे। ये सारी बातें शीमो को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब शीमो को लड़ाई करनी थी। उस दिन मुकाबले से थोड़ा पहले अकी भी शीमो के पास आकर उसको और ज्यादा मोटिवेट करती है, जिस दौरान शीमो उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था और इसके थोड़ी देर बाद ही आखिरकार शीमो का मुकाबला शुरू हो जाता है। इस समय पर लाखों लोग सांस रोककर शीमो को देख रहे थे, मगर ज्यादातर लोग कोआडा के चैंपियन होने की वजह
से उसे सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से क्वाडा का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। उसी वजह से मैच की शुरुआत में क्वाडा शीमो का फोकस भटकाने के लिए उसे गंदी गंदी बातों से प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन शीमो पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ क्वाडा के मूवमेंट्स के ऊपर टिकी हुई थी। तब लड़ाई की शुरुआत में क्वाडा का पड़ला काफी ज्यादा भारी था, क्योंकि एक प्रोफेशनल फाइटर होने की वजह से वो शीमो को बहुत ही बुरी तरह से पेल रहा होता है और अपने लगातार पंचेज और स्ट्राइक की मदद से मैच को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक ऐसी चीज होती है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि रिंग के बाहर अपने घर में चाओ अचानक से इंटरनेट पर एक लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और हजारों लोगों के सामने आकर शीमो की सारी कहानी बताते हुए उसे सपोर्ट करने के लिए कहती है। अब जैसा कि चाओ को भी लोग उसका वीडियो वायरल होने की वजह से जाने लग गए थे और कहीं ना कहीं उसके मुंह से शीमो की कहानी को सुनकर ज्यादातर लोग इमोशनल भी हो गए होते हैं, तो कुछ लोग अब क्वाडा की जगह पर शीमो को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच रिंग के अंदर क्वाडा का जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा था, जिस दौरान वो शीमो को एक रस्सी के सहारे दबोचकर बहुत ही बेरहमी से पीट रहा होता है और शीमो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इस भयानक दानव का मुकाबला कैसे करे। तब देखते ही देखते फाइट का पहला राउंड खत्म हो जाता है, जिस दौरान क्वाडा पॉइंट्स के मामले में बहुत ज्यादा आगे था और उसने पहले राउंड को जीत लिया था। इस दौरान पर शीमो पूरी तरह से जख्मी होकर रिंग के कोने में टेस्ट करने के लिए बैठ जाता है, जिस दौरान जैसे ही उसकी नजर इस टीम के कमेंट के ऊपर पड़ती है तो उसके होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं। जो लोग अभी कुछ समय पहले तक क्वाडा को अपना आइडल मानकर शीमो को गालियां दे रहे थे, वो सारे लोग चाओ की बातों की वजह से शीमो को सपोर्ट कर रहे होते हैं, पर फिलहाल के लिए शीमो को अभी चाओ की लाइफ के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। तभी क्यू रिंग के पास आकर शीमो को मोटिवेट करना शुरू कर देता है, जिससे शीमो को समझ आता है कि सच में लोग उसे काफी पसंद कर रहे हैं और उसे अपनी माँ को बचाने, अपनी इज्जत को वापस हासिल करने और अपने दोस्तों के लिए इस खेल को जीतना ही पड़ेगा। इसी वजह से अगले राउंड के दौरान शीमो एक बहुत ही अलग फोकस के साथ तबाही के मूड में था, जिस दौरान शीमो के नाम पर इस टीम पर सुपर चैट की बारिश हो जा रही थी और इस फाइट को शीमो के शहर के लगभग सारे लोग देख रहे थे। उसी दौरान चाओ के घर में चाओ की हरकत की वजह से उसका बाप पागल होकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन अब चाओ किसी भी हालत में अपनी बाप की नहीं सुनती और तुरंत ही उसे उल्टा सीधा बोलकर घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर ओची पहले से ही चाओ का वेट कर रहा था ताकि वो उसे शीमो के पास ले जा सके और इसी बीच रिंग के अंदर दूसरे राउंड में शीमो अपनी सटीक बॉक्सिंग और बेहतरीन मूव की वजह से जीत जाता है। इससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अब तक उन्होंने 2 मिलियन येन की सुपर चैट भी जमा कर ली थी, लेकिन शीमो के लिए ये नंबर अभी भी काफी नहीं था और उसे पता था कि उसे अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए 10 मिलियन येन की जरूरत है। शीमो इस सोच में खोया ही हुआ था, तभी अचानक से अकी और बाकी लोग भी शीमो को और ज्यादा मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं और हॉस्पिटल में स्ट्रीम देख रही शीमो की माँ भी यही उम्मीद कर रही थी कि शीमो इस मैच को जीत जाएगा। फाइनली इसी के साथ फाइनल राउंड भी शुरू हो जाता है, जिस दौरान राउंड के शुरुआत में ही क्वाडा शीमो के ऊपर पूरी तरह से हावी होने लग गया था और वो शीमो को अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसी चीज को बरकरार रखते हुए वो शीमो के ऊपर एक के बाद एक ऐसे हमले करना शुरू कर देता है जिससे शीमो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। ये देखकर सबकी सांसें थम चुकी थी और सबको लग रहा था कि शायद यहीं शीमो का अंत हो जाएगा, पर तभी क्राउड के शोर को चीरते हुए अकी की आवाज शीमो के कानों में गूंजती है, जिसे सुनकर शीमो को वो सारे बुरे और दर्दनाक पल याद आते हैं जिनसे जैसे तैसे लड़कर वो बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा था और अगर अभी वो यहाँ पर हार जाता तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती। जिस बात को सोचकर शीमो एक बार वापस से खड़ा हो जाता है और अपने पूरे फोकस के साथ क्वाडा के ऊपर एक के बाद एक कई हमले करना शुरू कर देता है। अभी मैच खत्म होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी थे, जिस दौरान ही चाओ भी दौड़ती हुई वहाँ पर पहुंचकर शीमो को सपोर्ट करने लगती है और तब शीमो भी पूरे जोश और ताकत के साथ पिछले 1 महीने में सीखी गई एक एडवांस टेक्निक को इतनी शिद्दत से अप्लाई करता है कि अब तो क्वाडा को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इसी बीच शीमो को क्वाडा को एक नॉकआउट पंच मारने का मौका मिल जाता है, जिससे शीमो ने क्वाडा जैसे खतरनाक एमएमए फाइटर को धूल चटाकर अपने शहर के सबसे खतरनाक फाइटर का खिताब हासिल कर लिया था। इवन मैच खत्म होने तक सुपर चैट से उन्होंने 10 मिलियन येन के आंकड़े को भी पार कर लिया था, जिसका मतलब कि शीमो अब अपनी माँ का इलाज सही से करवा पाएगा और उसके बाद बचे पैसों से अपनी जिंदगी अच्छे से काटेगा। इन्हीं चीजों के बारे में सोचकर शीमो की आंखों से सुकून के आंसू बहने लग जाते हैं और सिर्फ अपनी मां के इलाज के लिए रोज बेइज्जती सहने वाले कमजोर शीमो ने आखिरकार साबित कर दिया था कि अगर लड़ने का जज्बा सच्चा हो तो एक आम इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। अब ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन क्या ये चमचमाती जीत और सुकून की जिंदगी बस यहीं तक थी? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब हम एंट्री मारने जा रहे हैं कैसे धमाकेदार और इमोशनल सफर में, जहां लड़ाई सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए नहीं बल्कि समय के पहिए को पीछे घुमाकर मौत से अपनी मोहब्बत छीन कर लाने की है। ताकेमिची नाम के 26 साल के इस लूजर को अचानक कोई एक मेट्रो के आगे धक्का दे देता है और मरने से ठीक पहले वो सीधा अपने 10 साल पीछे अपने स्कूल के दिनों में पहुंच जाता है, जिस समय वो इतना ज्यादा कमजोर हुआ करता था कि सभी लोग उससे बहुत बुरी तरह से परेशान करा करते थे। मगर
अब किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि अपनी फ्यूचर की नॉलेज का इस्तेमाल करके ये कमजोर और डरपोक लड़का जापान की सबसे खतरनाक टोक्यो मांची गैंग का सामना करने वाला है, क्योंकि उसके पास सिर्फ यही मौका था कि वो अपने पास्ट को बदलकर अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा सके। पर क्या वो सच में अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार वो टोक्यो मांची गैंग का सामना कैसे करेगा? ये कहानी देखकर आपकी भी फट के 4 से 64 हो जाएगी। और अगर आप लोग इसके लिए तैयार हो तो ताकि नीचे की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को देखने के लिए राइट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर अभी क्लिक करें। बाकी अगर आप लोग इस कहानी को पहले से जानते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हो। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फिर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।